हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं वैसे फिल्म 2024 की डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल देखेंगे, फिर उस पर बेस्ट क्यूज देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला आर्टिकल आखिर है क्या। कर भारतवर्ष में नए साल के त्यौहार। कर भारतवर्ष में नए साल के त्यौहार, चलिए यहाँ पे र छूट गया, कोई बात नहीं। हाल ही में भारत में चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, नवरेह और साजिब चेरो ओवाल जैसे पारंपरिक हिंदू नववर्ष त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाए गए। कर वसंत ऋतु के ये त्यौहार भारत में पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं। भारत के पारंपरिक नव वर्ष त्यौहार कौन कौन है, थोड़ा देखते हैं। कर चैत्र शुक्ल आदि, कर यह विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे वैदिक हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। विक्रम संवत उस दिन पर आधारित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया, उज्जैन पर आक्रमण किया और एक नए युग का आह्वान किया। कर यह चैत्र यानी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना में वर्धमान अंध्र चंद्र चरण, जिसमें चंद्रमा का दृश्य पक्ष प्रत्येक रात बढ़ रहा होता है, पहला दिन होता है। आगे देखेंगे गुड़ी पड़वा और उगादि। कर यह त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। इसमें गुड़ यानी मीठा, नीम कड़वा परोसा जाता है, जिसे दक्षिण में बेबू बेला कहा जाता है। यह जीवन में आने वाले सुख व दुख का प्रतीक होता है। कर गुड़ी महाराष्ट्र में घरों में तैयार की जाने वाली गुड़िया है। उगादि पर घरों में दरवाजों को आम के पत्तों से सजाया जाता है, जिन्हें कन्नड़ में तोरनालू या तोरण कहा जाता है। चेटीचंड, कर चेटीचंद सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्यौहार है। यह त्यौहार सिंधी समुदाय के संरक्षक संत झूलेलाल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बैसाखी के बारे में देखें तो इसे हिंदू और सिखों द्वारा मनाई जाने वाली बैसाखी के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। बैसाखी उस दिन को भी चिन्हित करती है जब औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने एक सभा के दौरान जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय आंदोलन हेतु प्रभावशाली घटना थी। नवरेह क्या है? कर नवरेह कश्मीरी नववर्ष का दिन है। इस दिन को विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन, घरों को फूलों से सजाने, पारंपरिक व्यंजन तैयार करने और देवताओं की प्रार्थना करने के रूप में चिन्हित किया जाता है। साजिबो चेरा ओवा, कर यह मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह विशेष रूप से राज्य के मैतेई लोगों द्वारा बहुत धूमधाम और खुशी के साथ मनाया जाता है। ये हो गया आज का पहला टॉपिक। आगे देखते हैं चंद्रमा का टाइम जोन चर्चा में आखिर है क्यों। तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के लिए एक सार्वभौमिक टाइम कीपिंग प्रणाली की योजना बना रही है, ठीक है। कर चंद्रमा पर टाइम कीपिंग क्या है ये देखेंगे। परिचय। कर चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का अपना दिन और रात का चक्र होता है, जो लगभग 19.5 पृथ्वी दिवस तक चलता है। कर वर्तमान में चंद्रमा पर समय यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन का उपयोग करके मापा जाता है, जो पृथ्वी पर उपयोग की जाने वाली समान टाइम कीपिंग प्रणाली है। कर है कोऑर्डिनेट लूनर टाइम एलटीसी चंद्रमा के लिए एकीकृत समय मानक होगा। एलटीसी तय करने के लिए चंद्रमा की सतह पर कम से कम 3 परमाणु घड़ियां लगाने की आवश्यकता होगी, जो चंद्रमा की प्राकृतिक गति से समानता रखेगी और उनकी जिनके आउटपुट को एक अधिक सटीक आभासी घड़ी उत्पन्न करने के लिए एल्गोरिदम द्वारा जोड़ा जाएगा। आगे यदि आप देखेंगे तो एलटीसी की आवश्यकता, एलटीसी चंद्र अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के लिए एक टाइम कीपिंग बेंचमार्क प्रदान करेगा, जिन्हें अपने मिशनों के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। कर यह उपग्रह अंतरिक्ष यात्रियों बेस और पृथ्वी के बीच संचार व तालमेल स्थापित करेगा। चूँकि चंद्रमा का दिन पृथ्वी के दिन से अधिक लंबा होता है, चंद्रमा का दिन क्या है, पृथ्वी के दिन से अधिक लंबा होता है, इसीलिए चंद्रमा पर दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए यूटीसी का उपयोग करना कठिन होगा। कर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में होने के कारण समन्वित सार्वभौमिक समय का उपयोग करना जारी रखेगा, ठीक है। कर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर समय प्रतिदिन 58.7 माइक्रो सेकेंड तेज चलता है, ठीक है। आगे यदि देखा जाए तो है चंद्रमा पर एक परमाणु घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में अलग गति से चलेगी। इस मुद्दे को हल करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक चंद्रमा के लिए एक टाइम जोन बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो चंद्रमा के दिन और रात के चक्र पर आधारित होगा। कर इससे चंद्रमा पर बसने वालों के लिए समय का ध्यान रखना और साथ ही गतिविधियों का समन्वय करना सरल हो जाएगा, ठीक है। कर चंद्रमा पर टाइम जोन होने से शोधकर्ताओं के लिए चंद्रमा पर प्रयोग करना तथा डेटा एकत्र करना भी सरल हो जाएगा। यह पृथ्वी और चंद्रमा पर विभिन्न टाइम कीपिंग प्रणालियों का उपयोग करने से उत्पन्न होने वाले भ्रम तथा त्रुटियों को रोकने में सहायता प्रदान करेगा। चुनौतियां। कर चंद्रमा के लिए एकीकृत समय मानक को लागू करने के लिए टाइम कीपिंग की वैज्ञानिक जटिलताओं पर व्यापक वैश्विक सहयोग तथा आम सहमति की आवश्यकता है। तो आगे देखते हैं यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड
क्या होता है? करें यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड एक समय मानक है जिसका उपयोग विश्व भर में समय को सुसंगत रखने के लिए किया जाता है। यूटीसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम आईएटी पर आधारित है जिसे विश्व भर में परमाणु घड़ियों द्वारा बनाए रखा जाता है। यह कई देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक समय मानक है। यूटीसी को 24 घंटे की घड़ी के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसका उपयोग समन्वित सार्वभौमिक समय यूटीसी प्लस 0 से समय की ऑफसेट को इंगित करने के लिए किया जाता है। समय क्षेत्र को यूटीसी से ऑफसेट के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ समय क्षेत्र यूटीसी +1, यूटीसी +2 आदि से आगे है और अन्य यूटीसी -1, यूटीसी -2 आदि से पीछे भी हैं। पृथ्वी के घूर्णन में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए यूटीसी को समय समय पर समायोजित किया जाता है जिससे एक दिन के समय में भिन्नता हो सकती है। यह समायोजन यूटीसी में लीप सेकंड जोड़कर किए जाते हैं जो समय मानक को पृथ्वी के घूर्णन के साथ सिंक्रनाइज रखने में सहायता करता है। परमाणु घड़ियाँ क्या है ये देखेंगे। परमाणु घड़ी एक ऐसी घड़ी है जो अपनी असाधारण सटीकता के लिए जानी जाती है और साथ ही परमाणुओं की विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों आमतौर पर सीजियम अथवा रुबिडियम के उपयोग से संचालित होती है। तो ये सब ध्यान में रख सकते हैं। परमाणु समय में 1 सेकंड को उस शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक सीजियम परमाणु, यानी कि ये पढ़ लीजिए कितना है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। इसका आविष्कार लुईस एसन ने वर्ष 1955 में किया था। परमाणु घड़ियों के अत्यधिक परिशुद्धता स्तर की व्याख्या इस तथ्य से की जा सकती है कि उनका समय लगभग प्रति 100 मिलियन वर्ष में 1 सेकंड प्रभावित होता है। ठीक है। वर्तमान में भारत में परमाणु घड़ियाँ अहमदाबाद और फरीदाबाद में चालू है। आइए देखते हैं प्रथम आम चुनाव 1951-52 के बारे में। जैसे जैसे भारत में 2024 के आम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही 1951-52 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव इसके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यह उद्घाटन चुनाव भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक निर्णायक क्षण था। भारत के पहले आम चुनाव के बारे में मुख्य तथ्य क्या है थोड़ा देखेंगे। ऐतिहासिक मतदान यदि देखते हैं तो स्वतंत्र भारत का पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। यह एक बृहद प्रक्रिया थी जिसमें 20 की जनसंख्या का छठा हिस्सा मतदान करने जा रहा था, जिससे यह उस समय दुनिया में आयोजित सबसे बड़ा चुनाव बन गया था। अंततः देश भर से यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर 17.3 करोड़ मतदाता मतदान के लिए नामांकित हुए थे और इनमें लगभग 45% महिलाएं थी। 21 वर्ष से अधिक आयु के 176 मिलियन मतदाताओं के साथ, क्योंकि उस वक्त 21 वर्ष की उम्र था। ठीक है ना। मतदान की आयु 1989 में ना 61वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी के पारित होने के साथ 18 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त तो 21 था। यह पहली बार था कि सार्वभौमिक मतदान का इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया। बेशक मताधिकार लागू किया गया था और इनमें से 82% मतदाता निरक्षर थे। आगे देखते हैं। कानूनी ढांचा। संसद ने मतदाता योग्यता, निर्वाचन मशीनरी और अन्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए आधार तैयार करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 को अधिनियमित किया था। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी, जिसमें सुकुमार सिंह पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त हुए थे। निर्वाचन मशीनरी की बात किया जाए तो निरक्षर मतदाताओं की सहायता के लिए रंगीन मतपेटियों और 1 रुपये के नोट के आकार के मतपत्रों के बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर कम होने 18.33% के कारण प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंग की मतपेटियों का उपयोग करने का विचार आया था, लेकिन इसे अव्यावहारिक माना गया। इसके बजाय सभी बूथों पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मतपेटियों का उपयोग करने का निर्णय तो लिया गया, जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होना था। मतपत्र गुलाबी रंग के होने के साथ भारत निर्वाचन आयोग और राज्य को दर्शाने वाले 2 अक्षर वाले क्रमांक को शामिल किया गया, जैसे हैदराबाद राज्य के लिए HY, बिहार के लिए BR, असम के लिए AS आदि उस पर चिन्हित किया गया। आगे देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य और परिपाटी की भागीदारी। वहाँ 53 राजनीतिक दल थे, जिसमें 14 राष्ट्रीय थे उस वक्त। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य समूह शामिल थे। चुनावी परिणाम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक बल के रूप में उभरी थी, जिसने 489 लोकसभा सीटों में से 318 सीटें प्राप्त की थी और सत्तारूढ़ दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की थी। पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपविजेता बनकर उभरी थी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक दल रहे थे।
आइए देखते हैं प्लवक क्रैश क्या होता है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण पैनल ने पुडुचेरी में समुद्र के लाल होने का कारण प्लवक क्रैश की घटना को बताया है। कर एनजीटी पैनल ने अपशिष्टों के कारण शैवालीय प्रस्फुटन और संदूषण को खारिज करते हुए सुझाव दिया है कि वहां उच्च लौह सांद्रता थी जो सामान्यतः प्लवक प्रस्फुटन को बढ़ावा देती है। कर एक विशिष्ट एक्वोस्कीय फाइटोप्लैंक्टन प्रजाति नॉक्टिलुका सिंटिलन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल में लाल रंग के निर्वहन के लिए जिम्मेदार था। समुद्र की सतह का तापमान, जल की लवणता, पीएच और घुलित ऑक्सीजन जैसे पर्यावरणीय पैरामीटर फाइटोप्लैंक्टन क्रैश के लिए अनुकूल थे। कर रहा है शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन को जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल की संख्या में तेजी से वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कर इसे आमतौर पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस के प्रवेश के कारण जल की सतह पर होने वाले मलिनीकरण को से पहचाना जाता नहीं। जल के रंग में कुछ चेंजेस आता है, जैसे भी लाल था। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की उपलब्धियां देखेंगे। कर भारत के उच्च शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य ने विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है, जो वैश्विक शैक्षणिक समुदाय में देश की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। कर आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता को व्यवसाय एवं प्रबंधन के अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकासात्मक अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है, जिससे यह भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। कर चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 24वां स्थान प्राप्त किया है। भारत विश्व के सबसे तेजी से विस्तार करने वाले अनुसंधान केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है, जिसमें 2017 से 22 तक अनुसंधान क्षेत्र में 54% की वृद्धि देखी गई। भारत वैश्विक स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है, यानी चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से पीछे है, लेकिन अनुसंधान प्रभाव के मामले में 9वें स्थान पर है। ठीक है। कर है संपूर्ण एशिया संदर्भ में भारत विशिष्ट विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है एशिया में, और रैंक की गई प्रविष्टियों की कुल संख्या में चौथा स्थान रखता है। कर भारत को प्रमुख वैश्विक पत्रिकाओं में उद्धरण हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कर 2017 से 21 के बीच इसके केवल 15% शोध को शीर्ष स्तरीय पत्रिकाओं में उद्धृत किया गया है। तो आइए देखते हैं ग्रेविटी हॉल क्या होता है। अगर हाल ही भूवैज्ञानिकों के लिए हिंद महासागर में ग्रेविटी हॉल का रहस्य चर्चा का विषय रहा है। पृथ्वी का आकार और गुरुत्वाकर्षण इसके धरातल पर एक समान नहीं होता है। इसके स्थान पर यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, जिससे गुरुत्व विसंगति की प्रघटना होती है। और इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के भीतर क्रस्ट, मंडल और क्रोड के दरमियान वितरण के आधार पर भिन्न होता है। हिंद महासागर में ग्रेविटी होल इसका एक उदाहरण है। ग्रेविटी होल, जिसे आधिकारिक तौर पर इंडियन ओशन जियोड लो के रूप में जाना जाता है, जिसका आज से समुद्री स्तर में एक विशाल निम्न भूभाग क्षेत्र से है, जो वैश्विक औसत से लगभग 106 मीटर कम है और लगभग 1.2 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करता है। इसकी उत्पत्ति भारत के दक्षिणी सिरे से होती है और इसे सबसे पहले वर्ष 1948 में डच भूभौतिकीविद फेलिक्स एंड्रिच बेनिंग माइनेज द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ब्लैक स्वान घटना क्या होता है, इसको भी देखेंगे। संदर्भ: सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने ब्लैक स्वान घटनाओं स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया है। क्या होती है ब्लैक स्वान घटनाएं? अगर ब्लैक स्वान घटना एक ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति को संदर्भित करता है जो किसी स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती और इसके गंभीर परिणाम होने की आशंका होती है। अगर ऐसी घटनाओं के 3 विशिष्ट लक्षण होते हैं: अप्रत्याशित घटना, गंभीर एवं व्यापक परिणाम, पूर्व दृष्टि या पूर्वाग्रह। ठीक है, ये आगे देखते हैं। कर ब्लैक स्वान घटना के घटित होने के बाद लोग इसको पूर्वानुमेय मानकर तर्कसंगत ठहराने का प्रयास करते हैं। पूर्व वॉल स्ट्रीट व्यापारी नसीम निकोलस तालिब ने वर्ष 2001 में अपनी पुस्तक फूल्ड बाय रेमिनेंस में पहली बार, यहाँ पे कह सकते हैं पहली बार, इस शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष 2007 में प्रकाशित इनकी पुस्तक द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल से यह शब्द अधिक लोकप्रिय हुआ था। कर ब्लैक स्वान घटनाओं के निहितार्थ: असंभवता या कल्पना अतीत। कर ये घटनाएं अत्यधिक अनिश्चित होती हैं क्योंकि पारंपरिक तरीकों से इनका अनुमान लगाना कठिन या असंभव होता है। कर यह अनिश्चितता व्यक्तियों, संगठनों एवं सरकारों के लिए नियोजन व निर्णय को चुनौतीपूर्ण बना सकता है।
व्यवधान क्या है? ब्लैक स्वान घटनाएं बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था, उद्योग व समाज को बाधित कर सकती है। ये वित्तीय बाजारों, व्यवसाय संचालन और रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक व अप्रत्याशित बदलाव लाने की क्षमता रखती है। उच्च प्रभाव, हाई इम्पैक्ट कर ब्लैक स्वान घटनाओं के दूरगामी व गंभीर परिणाम होते हैं। इनका प्रभाव कई उद्योगों, बाजारों व भौगोलिक क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। प्रतिमान विस्थापन कर ब्लैक स्वान घटनाएं प्रायः स्थापित सिद्धांतों, मॉडलों एवं मान्यताओं को चुनौती देते हुए एक आदर्श परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। ये मौजूदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की सीमाओं को उजागर करती हैं और अनिश्चितता से निपटने के लिए अधिक अनुकूलित व मजबूत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। कर जोखिम का पुनर्मूल्यांकन, ब्लैक स्वान घटना के बाद इसे इस प्रकार तर्कसंगत बनाने की प्रवृत्ति होती है जैसे कि यह पूर्व अनुमानित हो जाने के बाद ऐसा होता है। अगर संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, पूर्व दृष्टि पूर्वाग्रह इन घटनाओं की वास्तविक प्रकृति को अस्पष्ट कर सकता है और उनसे सीख पाने की हमारी क्षमता में बाधक हो सकता है। विनियामक एवं नीति प्रतिक्रियाएं, कर ब्लैक स्वान घटनाएं दीर्घकालिक योजनाओं एवं लचीलेपन के महत्व को रेखांकित करती हैं। कर ऐसी घटनाओं के प्रति तैयारी से एक ऐसी मानसिकता विकसित करने में मदद मिलती है जो अनुकूलनशीलता, दक्षता एवं उथल पुथल के बीच अवसरों को भुनाने की क्षमता पर जोर देती है। प्रमुख ब्लैक स्वान घटनाएं क्या क्या घटी है? तो एशियाई वित्तीय संकट 1997 से 98, दक्षिण पूर्व एशिया में उत्पन्न हुई इस घटना ने दुनिया भर को प्रभावित किया था। कर इसकी शुरुआत वर्ष 1997 के मध्य में तब हुई जब थाईलैंड की मुद्रा थाई बात का मूल्य सट्टेबाजी के कारण एकदम से गिर गया था। कर इस पूरे क्षेत्र में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई जिससे इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया व मलेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई थी। कर इस संकट से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भरता एवं उच्च कॉरपोरेट ऋण जैसी अंतर्निहित खामियां उजागर हुई थी। .com बबल 2001 क्या है? कर 1990 के दशक में शुरू हुए .com बबल को इंटरनेट बबल भी कहते हैं। इसमें इंटरनेट कंपनियों की बाजार पूंजी में तेजी से विस्तार हुआ। निवेशकों ने इंटरनेट स्टार्टअप्स में अत्यधिक पूंजी का निवेश किया जबकि इनमें से कई के बिजनेस मॉडल या मूल्यांकन अस्थिर थे। कर वर्ष 2000 और 2001 के दौरान तीव्र विकास की अवधि के बाद इंटरनेट आधारित कई कंपनियों को मूल्यांकन अप्रत्याशित रूप से कम होने लगा। इस स्टॉक की कीमतों में भारी गिरावट के बाद कई कंपनियां दिवालिया हो गईं और रोजगार को नुकसान हुआ। वर्ष 2008 का वित्तीय संकट, यह घटना सब प्राइम ऋण प्रथाओं के उजागर होने के कारण वॉल स्ट्रीट को लगे कई झटकों के कारण हुई थी। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान अमेरिकी आवास बाजार का पतन हुआ। इसका विनाशकारी एवं वैश्विक प्रभाव हुआ था। कर 9/11 के हमला, 11 सितंबर 2001 को हुआ आतंकवादी हमला 9/11 एक आश्चर्यजनक एवं दुखद ब्लैक स्वान घटना थी। कर मानव क्षति के अलावा इसका वैश्विक वित्तीय बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्टॉक एक्सचेंज कई दिनों तक बंद रहे जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कोविड-19 की बात किया जाए तो मार्च 2020 में शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी एक क्लासिक ब्लैक स्वान घटना है। कर यह पूर्णतया अप्रत्याशित घटना थी जिसके वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम हुए। इससे विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग बंद हो गईं और लोगों की जीवन शैली में बड़े पैमाने पर बदलाव आया था। तो इस प्रकार की घटना ही ब्लैक स्वान घटना होता है। आइए देखते हैं विभिन्न देशों में डिफेंस अटैची की तैनाती। संदर्भ, भारत प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप पहली बार मोजाम्बिक, इथोपिया, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, पोलैंड व आर्मेनिया सहित कई देशों में डिफेंस अटैची तैनात करेगा। क्या होते हैं डिफेंस अटैची? कई सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं जो विदेश में अपने देश की रक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में दूतावास में कार्य करते हैं। डिफेंस अटैची शब्द सशस्त्र सेवाओं की सभी शाखाओं के कर्मियों को कवर करता है। हालांकि कुछ बड़े देश वायुसेना या नौसेना अटैची जैसी व्यक्तिगत सेवा शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको नियुक्त कर सकते हैं। इनका कार्य नियुक्ति वाले राष्ट्र में अपने देश के रक्षा हितों की सुरक्षा करने, उसका विकास करने व उसे बढ़ावा देने के साथ ही द्विपक्षीय सैन्य व रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना है। कुछ डिफेंस अटैची को प्रशासन जैसे विशिष्ट मुद्दे पर काम करने के लिए तैनात किया जाता है। ये नाटो, यूरोपीय संघ या संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के साथ एक सैन्य मिशन के हिस्से के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालिया घटनाक्रम है भारत अफ्रीकी राष्ट्र जिबूती में भी एक नया डिफेंस अटैची नियुक्त करेगी। जिबूती लाल सागर एवं अदन की खाड़ी के आसपास समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह सैन्य ठिकानों के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल माना जाता है। भारत अपने लंदन उच्चायोग एवं मास्को दूतावास के सैन्य अधिकारियों वाली अपनी टीमों की ताकत को तत्संगत बनाने का भी योजना बना रहा है। डिफेंस अटैची नियुक्ति की आवश्यकता। चीन द्वारा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, सेशल्स व संयुक्त अरब अमीरात में संभावित ठिकानों के अतिरिक्त विदेशी सैन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना
संबंधी निरंतर समझौते का मुकाबला करना। चीन द्वारा क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, तजाकिस्तान व तंजानिया में सैन्य सुविधाएं स्थापित करने की भी संभावना है। चीन ने द्वीप में केवल एक विदेशी सैन्य सुविधा की पुष्टि की है। वर्ष 2017 से चालू चीन की द्वीप सुविधा को पहुंच महत्वपूर्ण लाल सागर शिपिंग लेन तक है। अफ्रीकी क्षेत्र पर विशेष बल है। दुनिया भर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सैन्य कूटनीति को मजबूत करने और तर्कसंगत बनाने में भारत के लिए अफ्रीका एक फोकस क्षेत्र है। अफ्रीका में भारत की सैन्य कूटनीति को बढ़ाने का निर्णय व्यापार एवं निवेश से लेकर शिक्षा व रक्षा तक के क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ देश की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से मेल खाता है। विदेश मंत्रालय की दुनिया भर में 26 नए मिशन स्थापित करने की योजना के तहत 18 मिशन अफ्रीकी देशों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत ने विगत वर्ष नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाने में भी भूमिका निभाई थी। कर इससे सैन्य सहयोग एवं हथियारों की बिक्री की संभावनाएं भी खुलेगी, क्योंकि कई अफ्रीकी देश अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अन्य देशों में नियुक्ति। फिलीपींस व आर्मेनिया में पहली बार डिफेंस अटैची तैनात करने का निर्णय भारत द्वारा दोनों देशों को हथियार प्रणालियों की बिक्री के बाद उठाया गया है। कर वर्ष 2022 में फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए लगभग $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो फिलीपींस व आर्मेनिया पहली बार डिफेंस अटैची तैनात करने का निर्णय भारत द्वारा दोनों देशों को हथियार प्रणालियों की बिक्री के बाद उठाया गया है। वर्ष 2022 में फिलीपींस ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए लगभग $375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। कर भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक वर्ष 2022 में ही आर्मेनिया बना था। वेम्पायर वीड क्या होता है? क्या है राइस वेम्पायर वीड? अफ्रीका में चावल पर उगने वाला एक विशिष्ट परजीवी खरपतवार है। अच्छा, कर वैज्ञानिक नाम रम्फी कार्पा फिस्टुलोसा। भौगोलिक वितरण की बात किया जाए तो अफ्रीका के कम से कम 35 देशों में पाया जाता है, जिनमें से 28 देशों में वर्षा आधारित तराई वाले धान के क्षेत्र हैं। करे इस कृषि वातावरण में यह परजीवी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर सकता है। उच्चतम अनुमानित संक्रमण दर वाले देश है गाम्बिया, सेनेगल, बुर्किना फासो, टोगो के साथ साथ मारिटानिया, गिनी बिसाओ, बेनिन, मलावी व तंजानिया। आगे देखते हैं प्रभाव। धान, ज्वार एवं मक्का सहित संभावित रूप से अन्य अनाज फसलों पर नकारात्मक प्रभाव ये डाल सकता है। इस खरपतवार से अफ्रीका में चावल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रोकथाम के उपाय करें। जल्दी बुआई से इसके संक्रमण में कमी होती है। करें नेरिका L40 एवं नेरिका L31 धान की किस्में आर फिस्टुलोसा संक्रमित परिस्थितियों में प्रतिरोधी एवं उच्च उपज देने वाली मानी जाती है। तो अब देखेंगे इस पर बेस्ट क्यूज। ठीक है, आइए देख ही लेते हैं। कर निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे नववर्ष का त्यौहार है, संबंधित राज्य या समुदाय हो सकता है। ठीक है, यहाँ है गुड़ी पड़वा, बैसाखी, नवरोह, साजिबू, चिरोवा। अब आपको इधर मणिपुर, कश्मीर, कर्नाटक और सिख से मिलाना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि गुड़ी पड़वा कहाँ था, कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र था। तो कर्नाटक से मिलाते हैं। ठीक है, तो ये सी मिल गया। बैसाखी, तो बैसाखी सिख या पंजाब या फिर हिंदू लोग भी मनाते हैं, तो ये हो गया डी। आगे है नवरोह, तो ये हमने देखा कश्मीर मनाया जाता है, तो बी हो जाएगा। और साजिबी चिरोवा को हमने देखा था मणिपुर, तो ये हो जाएगा CDBA किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में चंद्रमा पर समय यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन का उपयोग करके मापा जाता है, ये तो हमने पढ़ा था। LTC तय करने के लिए चंद्रमा की सतह पर कम से कम 3 परमाणु घड़ी लगाने की आवश्यकता होगी, ये भी हमने देखा था। LTC चंद्र, अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के लिए टाइम कीपिंग बेंचमार्क प्रदान करेगा, तो ये भी हमने देखा। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्र में किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हमने देखा था वो चौथा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कितनी ब्लैक स्वान घटना के विशिष्ट लक्षण हैं? अप्रत्याशित घटना, सुनियोजित, गंभीर एवं व्यापक परिणाम, पूर्व दृष्टि या पूर्वाग्रह। तो हमने तो देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये नहीं देखा, तो कितना होगा? केवल 3 सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट लॉन्चर का पहला विदेशी ग्राहक वर्ष 2022 में कौन बन गया था? तो ये हमने क्या देखा था? ऑप्शन ए देखा था, आर्मेनिया देखा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस्ट क्यूज। अभी ये एक्स्ट्रा कुछ है आपको बताना। निम्नलिखित में से लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ है ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक।
यहाँ पे आप बता सकते हैं, ये सा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 93, 94, 95 या 96? तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो देख सकते